जस्टिस इन द डार्क के पिछले एपिसोड में हमने देखा जो फैमिली का केस सॉल्व हो जाता है, पर अभी उन्हें नहीं पता कि जंग काइफांग के ट्रक में बॉम्ब किसने रखा था। फेदू हॉस्पिटल से निकलता है और वेंजो के साथ रहने आता है। एसआईडी पे सब अपना काम कर रहे होते हैं। वो नाश्ता लेके आता है। वो नाश्ता सब में बांटने लगता है और हमें पता चलता है कि उसकी वाइफ एक मंथ में बर्थ देने वाली है। तावरान कहता है, जब टाइम आ जाए मुझे बताना, मैं तुम्हें टाइम ऑफ दे दूंगा। वो उसे थैंक यू कहता है और उसे नाश्ता देता है। वो देखता है कि यांगशी ने कुछ भी नहीं लिया और वो उसे एक ड्रिंक देता है। वेंजो अपने रूम में न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। न्यूज़पेपर में लिखा हुआ होता है कि जेनेटिक टेस्टिंग बिल के लिए सपोर्ट काफ़ी सारा बढ़ गया है। लांगचियाओ आती है और कहती है कि उन्हें एक नया केस आया है और ये एक बड़ा केस है। फेदू अपनी कार में होता है और उसे दूजिया का कॉल आता है। दूजिया कहता है, मिस्टर फे, हमें लिस्ट मिल गई है। पानियन हंग और चीफ दू के सिवाय 27 दूसरे लोग थे जो वो यूनिवर्सिटी में थे। फेदू पूछता है, और उनमें से कितने लोगों ने एसआईडी के लिए काम किया है? दूजिया कहता है, 7। फेदू पूछता है, ऐसा कोई है जिसने 10 साल पहले एसआईडी को छोड़ दिया हो? दूजिया कहता है, ऐसा सिर्फ एक ही है और उसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन नहीं है। मुझे लगता है कि हम उस पर फोकस कर सकते हैं। मिस्टर फे, आप जिसे ढूंढ रहे हो, मुझे लगता है कि लुओ वेंजो उसे काफ़ी अच्छे से जानता है। फेदू कहता है, तुम्हें जो भी इन्फॉर्मेशन मिली है मुझे भेजो। फेदू एक यूनिवर्सिटी पे जाता है। यूनिवर्सिटी पे फेदू पानियन हंग को मिलने जाता है। यून हंग कहता है, तुम इतने जल्दी कैसे डिस्चार्ज हो गए? फेदू कहता है, मुझे और ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी हॉस्पिटल पे रहने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था, और तो और वहाँ पे रहना उतना कंफर्टेबल भी नहीं है, तो अच्छा है कि मैं वापस आके अपनी तरह से रिकवर करूँ। एक्चुअली मेन रीज़न तो ये है कि मुझे डर है कि मैं ऐसे लेटा रहा तो पूरा सेमेस्टर ख़त्म हो जाएगा। क्या होगा अगर आप मुझे ये साल रिपीट करने का कहो? पानियन हंग कहते हैं, मैं समझ सकता हूँ कि पुलिस को ऐसा खतरा होता है, पर यह पहली बार मैंने सुना कि एक स्टूडेंट जो एसआईडी पे फाइल्स ऑर्गेनाइज करने गया था उसके साथ ऐसा कुछ हुआ। फेदू मुस्कुराता है, ये तो बस एक कोइंसिडेंस था। उस टाइम पे एसआईडी के पास इनफ व्हीकल्स नहीं थे, तो मैंने उन्हें अपनी कार दी। पर मैंने सुना कि इसके बारे में जो कैप्टन लोगों ने सेल्फ रिफ्लेक्शंस लिखे हैं उन्हें कंपाइल करके पब्लिश किया जा सकता है। ये बात हम सेटल समझे। सर, क्या आपने मेरी थीसिस पढ़ी? पानियन हंग अपने कंप्यूटर पे उसकी थीसिस ओपन करते हैं। वो पूछते हैं, तुम्हें इस टॉपिक पे क्यों लिखना है? फेदू ने जो टॉपिक सिलेक्ट किया होता है उसका सब्जेक्ट होता है ट्रेसिंग कॉज एंड इफेक्ट ऑफ क्रिमिनल साइकोलॉजी एंड 0 डिग्री एम्पैथी। पानियन हंग कहते हैं, ये एक काफ़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। फेदू कहता है, मुझे पता है कि काफ़ी सारी थीसिस है जो ये टॉपिक डिस्कस करती है, पर मेरा फोकस है कि क्या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ और एपैथ्स में ऐसा कोई कनेक्शन है जो पहले से हो। आई डोंट नो कि अभी भी आपको वो जो होंग चुआन का केस याद है या नहीं, और सू शाओलान और सू लुओसान का मिसिंग गर्ल्स वाला केस, और जंग काइफांग। ऑल्दो ये लोग सोसाइटी में अपने रोल्स प्ले करते हैं, पर एसेंशली ये सारे लोग उन 1.3% की साइड पे हैं। ये लोग में एम्पैथी नहीं होती, ये दूसरों को समझ नहीं सकते, और ये लोग सोसाइटी का एक हिस्सा नहीं बन सकते। इसीलिए जब वो चाहें तब वो क्राइम्स कर सकते हैं, और उन्हें ये भी समझ नहीं आता कि वो अपने जैसे ही लोगों को हर्ट कर रहे हैं। उनके लिए क्राइम्स करना बहुत ही सिंपल है। इसकी वजह से मुझे लगता है कि अगर कोई भी क्रिमिनल साइकोलॉजी रिसर्च कर रहा है तो वो एपैथ्स को अवॉइड नहीं कर सकता। और ये केसेस देख के मुझे लगता है कि इन दोनों के बीच में 100% कनेक्शन है। मुझे लगता है कि ये टॉपिक पे रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं सिर्फ कुछ ही केसेस को एक्सेस कर सकता हूँ। तो सर, क्या मैं एसआईडी के पुराने केस फाइल्स मांगने के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? स्पेसिफिकली मैं 0 डिग्री प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ। पानियन हंग कहते हैं, मैं इसके बारे में सोचूंगा। फेदू कहता है, तो मैं आपके यहाँ का वेट करूँगा। जाते हुए फेदू देखता है कि पानियन हंग की डेस्क पे एक फ़ोटो है। ये वही फ़ोटो होता है जो चीफ दू की डेस्क पे होता है। फेदू पूछता है, ये यांगशी के फादर है ना? मैंने उनका फ़ोटो कैप्टन लुओ की डेस्क पे देखा था। पानियन हंग कहते हैं, ये हमारे ग्रेजुएशन के दिन को लिया गया था। 30 साल हो चुके हैं। फेदू कहता है, तो ये कनेक्शन है, तभी तो उसे मास्टर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया। पानियन हंग कहते हैं,
पहले सस्पिशन अवॉइड करने के लिए वो अप्लाई करने से मना कर रही थी। कुछ महीनों पहले उसने ये मास्टर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया। मुझे तो पता भी नहीं था। पान यून हंग देखते हैं कि फेदू वो फ़ोटो की ओर देख रहा होता है। वो पूछते हैं, क्या हुआ? फेदू कहता है, वैसे ये फ़ोटो मैंने चीफ दू की ऑफिस में भी देखा है और उसमें 5 लोग थे। पान यून हंग कहते हैं, जिसको कट आउट कर दिया है वो हम में से सबसे छोटा था, वो गुजर चुका है। फेदू कहता है, ऑफिसर यांग भी। पान यून हंग कहते हैं, इन दोनों में फ़र्क है, वो एक गलत रास्ते जा रहा था। फेदू पूछता है, कौन सा रास्ता? पान यून हंग खड़े होके वो फ़ोटो को हाथ में लेते हैं। वो कहते हैं, जो गलत है वो गलत है, गलती चाहे जो भी हो, रिजल्ट तो सेम ही है। पान यून हंग फ़ोटो को अपने डेस्क में रख देते हैं। वो कहते हैं, फेदू, गलत रास्ते पे जाना बहुत आसान है, पर वहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल। फेदू कहता है, मैं समझ गया सर। SID का नया केस होता है कि कुछ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स लेट रात को स्कूल से भाग गए और 3 दिन से वो मिले नहीं हैं। वेंजो लांगचिया को पूछता है, तुम इस केस की बात कर रही थी? लांगचिया नॉड करती है। वेंजो कहता है, तो क्या अब हम SID वाले मिसिंग स्टूडेंट्स को ढूंढेंगे? इसके बाद हम क्या किसी का पपी ढूंढने जाने वाले हैं? तावरान और वो हंसते हैं। लांगचिया कहती है, हंसो मत, तो तुम्हें सिर्फ सीरियल किलिंग और अमीर लोगों के फैमिली फ्यूड्स में ही इंटरेस्ट है। कितने कम दिन होते हैं जब हमें ऐसे केसेस मिलते हैं। खुश हो ना? शावू कहता है, हाँ, तुम गुस्सा मत करो। वेंजो अपने फ़ोन पे चेक करता है। जैनेटर ने कोई भी अपडेट नहीं की होती। वेंजो तावरान की ओर देखता है। तावरान भी अपना सर हिलाता है। हायांग कहता है, टीनेजर्स का घर से भाग जाना और उनका गुम हो जाना, इन दोनों में फ़र्क है। इस सिचुएशन में हो सकता है कि कुछ गलत हुआ हो और ये SID के इन्वेस्टिगेशन के स्कोप में भी आता है। पर इस बार जो लोग भाग गए हैं वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, 18-19 ईयर्स ओल्ड। उनमें मेल्स एंड फीमेल्स हैं और वो सब वहाँ से साथ में निकले थे। उनके साथ कुछ गलत हो जाए इसकी प्रोबेबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं है। कैप्टन लो बस ऐसा कहना चाहते थे कि ऐसे केसेस SID के अंडर नहीं आते अनलेस स्पेशल सर्कमस्टांसेस हो। लांगचिया कहती हैं, स्पेशल सर्कमस्टांस है। वो एक्सप्लेन करती हैं कि जो स्टूडेंट्स भाग गए थे वो 2nd ईयर स्टूडेंट्स थे यूफिन इंटरनेशनल एकेडमी में। ये स्कूल सिटी से कनेक्टेड है पर एडमिनिस्ट्रेटिवली वो सारे डिस्ट्रिक्ट से इंडिपेंडेंट है। तो इसकी वजह से अगर वहाँ पे कुछ होता है तो वो सिर्फ SID को रिपोर्ट कर सकते हैं और ये हमारे गवर्नमेंट सर्विस प्लान में आता है। वेंजो कहता है, ठीक है, बताओ। लांगचिया एक्सप्लेन करने लगती हैं कि स्क्रीन पे जो ये 5 स्टूडेंट्स हैं वो सारे यूफिन इंटरनेशनल एकेडमी के 2nd ईयर स्टूडेंट्स हैं। क्योंकि यूफिन में क्लोज मैनेजमेंट सिस्टम है तो सारे स्टूडेंट्स कैंपस पे रहते हैं। रात को वो स्कूल की दीवार चढ़ के भाग गए। जाने से पहले उन्होंने ये लेटर पोस्ट किया था ऑनलाइन बहुत सारे लोग इसे शेयर कर रहे हैं। शायद उन्हें लगता है कि आज के स्टूडेंट्स इंटरनेट के बिना नहीं जी सकते। अगर वो ऐसा कहीं पे देखते हैं तो इसको रिप्लाई करेंगे, इसकी वजह से हम उन्हें लोकेट कर पाएंगे। वेंजो पूछता है, ये लेटर किसने लिखा है? लांगचिया लेटर पे जूम करती है। लास्ट में लिखा हुआ होता है, जो तुम सबको प्यार करता है, फंग बिन। वेंजो कहता है, उनका लीडर? लांगचिया कहती है, ये फंग बिन की फैमिली की फाइनेंशियल सिचुएशन काफ़ी अच्छी है और वो स्कूल में भी काफ़ी पॉपुलर है। उसके मार्क्स भी अबव एवरेज है। मुझे नहीं पता कि उसने ऐसा सब क्यों किया होगा। वेंजो कहता है, वो सारी चीज़ों में अच्छा है। इसका मतलब ये भी है कि उसके कोई आउटस्टैंडिंग फीचर्स नहीं थे। ऐसा कुछ नहीं था उसके बारे में जो ज़्यादा स्पेशल हो। ऐसा स्टूडेंट बहुत रेयरली स्टैंड आउट करता है, तो उसने एकदम से ये सब क्यों किया? लांगचिया कहती हैं, यंग लोगों को मुश्किलों के बारे में कुछ पता नहीं तो भी वो पोएट्री लिखते हैं। सब लोग उसकी ओर देखने लगते हैं। वो कहती है, जब मैं यूनिवर्सिटी में थी मैं बहुत बिजी थी डेट करने में। पेरेंट्स और टीचर्स को परेशान करने के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं था। वो कहता है, एक्सीलेंट लाइफ एक्सपीरियंसेस हमेशा एक जैसे होते हैं। जब मैं यूनिवर्सिटी में था मैं अपनी यूनिवर्सिटी का ग्रास था। लांगचिया कहती है, मैं अपनी यूनिवर्सिटी में फ्लावर थी। वो कहता है, सबको मिला के पॉलिटिकल साइंस एंड लॉ में सिर्फ 10 लड़कियां थी। तब तो तुम डेफिनेटली वहाँ की फ्लावर हुई ना। नाउ एक सेकेंड, क्या आपको पता है कि ये फ्लावर और ग्रास क्या होता है? अगर आपको नहीं पता तो मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगी। एनीवे, बैक टू द शो। वेंजो कहता है, इनफ,
बकवास बंद करो और इन्वेस्टिगेट करने जाओ। ट्रेन स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टेशन, ये नॉर्मल नहीं है कि 3 दिनों से ये कहीं पे भी नहीं मिले। एसआईटी का वर्किंग डे खत्म होता है, सब लोग खड़े होके चले जाते हैं। वो और लांगचियाओ देखते हैं कि तावरान अभी भी काम कर रहा है। वो पूछता है, तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? लांगचियाओ कहती है कि आपका काम अभी तक खत्म नहीं हुआ। गुड लक। तावरान कहता है, तुम लोग मुझे परेशान मत करो और जाओ। तावरान देखता है कि वेंजो अपने फ़ोन पे है। वो एक बास्केट निकालता है और वो खड़ा होने ही वाला होता है, तब वो देखता है कि यांगशी वेंजो के ऑफिस में जा रही है। यांगशी के आते ही वेंजो कहता है, एसआईटी की सिचुएशन अभी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। चीफ दू ने मुझे कहा है कि सारे इंटर्न्स को फ्रंटलाइन पोजीशन से निकाल दूं उनके प्रोटेक्शन के लिए। यांगशी कहती है, मैं इसलिए नहीं आई, मैं लीव सबमिट करना चाहती हूँ। वेंजो कहता है, लीव? ठीक है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या तुमने अपने मेंटर को इसके बारे में बताया? यांगशी नॉड करती है। वेंजो कहता है, ठीक है, कितने दिन? मैं उसे अप्रूव कर दूंगा। यांगशी कहती है, शायद कुछ दिन या कुछ महीने। कुछ कहने से पहले मुझे ये सिचुएशन हैंडल करनी होगी। वेंजो खड़ा होकर पूछता है, क्या कुछ हुआ है? यांगशी नॉड करती है कि नहीं, पर ये क्लियर है कि वो सच नहीं कह रही। वेंजो एसआईडी से बाहर आता है। तावरान उसे वो पिकनिक बॉक्स देता है। वेंजो कहता है, ये क्या है? तावरान कहता है, क्योर्ड मीट, लोकल पोर्क से बनाया है तुम्हारे लिए। वेंजो कहता है, तुम्हारी मॉम हर साल सी फूड बेचती थी ना, इस साल उन्होंने क्योर्ड मीट क्यों भेजा? तावरान कहता है, ये मेंटोर की वाइफ ने दिया है। वेंजो कहता है, वो हमें बहुत पसंद नहीं करते और अभी कोई हॉलीडे या फेस्टिवल भी नहीं है। जब तुम वहाँ गए थे तब उन्होंने तुम्हें धक्के मार के नहीं निकाला? तावरान कहता है, उन्होंने मुझे उनके घर पे बुलाया था। लास्ट मंथ वो हॉस्पिटल गई थी और अब वो लिम्फोमा, उन्हें कैंसर है। वेंजो पूछता है, क्या वो क्योर हो सकता है? तावरान कहता है, लास्ट स्टेज, उनके पास अब बहुत टाइम नहीं है। वेंजो कहता है, तो शीशी का क्या? वो तो अभी ग्रेजुएट भी नहीं हुई है, मैं उससे बात करने चाहता हूँ। तावरान उसे रोकता है, आज बहुत लेट हो चुका है, तुम्हें घर जाना चाहिए, उन्हें डिस्टर्ब मत करो। और जब तक शीशी की बात है, टीचर पान उनके साथ है, उसकी स्कूल समझती है और वो उन्हें लीनियंसी देने को भी तैयार है। बिसाइड्स वो तुम्हें उतना पसंद नहीं करती, तुम जाओगे तो भी वो शायद खुश नहीं होगी। घर जाओ, मैं भी जा रहा हूँ। वेंजो कहता है, तावरान, क्या वो मेंटर की बात की वजह से बीमार हो गई? वो कब से डिप्रेस्ड है, क्या उसकी वजह से ये सब हुआ? तावरान कोई आंसर नहीं देता, वो सिर्फ अपना हाथ वेव करके चला जाता है। हम देखते हैं कि वो जो स्टूडेंट्स भाग गए थे उन्हें कोई हंट कर रहा है। एक लड़की एक कार की डिक्की में छुप जाती है और हम देखते हैं कि वो आदमी जस्ट उसके बाजू में है। घर पे जाके वेंजो मीट अपने फ्रिज में रख रहा होता है और उसे बॉक्स के अंदर एक लेटर मिलता है। ये लेटर उसके मेंटर ने लिखा होता है। उन्होंने लिखा होता है, जिया हुआ, मैं ये लेटर लिख रहा हूँ जस्ट इन केस कि मुझे कुछ हो जाए और तुम्हें ये सारी चीज़ें मिले। आई होप कि इसकी वजह से तुम्हें और शीशी को कोई खतरा नहीं होगा। इस जॉब में हम में से कोई नहीं चाहता कि हमारी फैमिली खतरे में हो। मैं ये किसी और को नहीं बता सकता। मेरे फ्यूनरल के बाद तुम कभी भी मेरे दोस्तों को कांटेक्ट मत करना। मुझे लगता है उनमें से एक बदल चुका है, मुझे नहीं पता कि ये कौन है, तुम्हें ध्यान रखना होगा। वेंजो और तावरान अभी भी यंग हैं, उनके दिल में होगा पर उनकी एबिलिटीज़ काफ़ी नहीं हैं। उन्हें इन्वॉल्व मत करना और उनको बहुत मत मिलना ताकि ये दोनों जोश में आके कुछ गलत ना कर बैठे। मुझे नहीं पता कि हमारे दुश्मन कौन हैं, ना तो मुझे ये पता है कि वो यहाँ कब से हैं। ये लोग ए पैच हैं जो सोसाइटी में छुप के रहते हैं। उनकी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास बहुत सारा पैसा है। वो शिंजो में रहते हैं पर ये उनके लिए काफ़ी नहीं है। वो जो चाहे वो करना चाहते हैं। वो अपने आप को कानून से बड़ा समझते हैं। मुझे लगता है कि ये लोग बहुत सारे मर्डर केसेस से कनेक्टेड हैं। ये लोग वांटेड क्रिमिनल्स को रहने की जगह देते हैं और लोगों का खून करवाते हैं। मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ। लॉजिकली स्पीकिंग मुझे अब फ्रंट लाइन पे नहीं होना चाहिए। मुझे रिटायरमेंट तक शांति से सेफली काम करना चाहिए। शीशी को ग्रेजुएट करके फैमिली स्टार्ट करते हुए देखना चाहिए और इतने सक्सेस के बाद रिटायर हो जाना चाहिए, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता।
प्लीज़ मुझे माफ़ करना जिया है। रूट 327 पे क्या हुआ ये मैं कभी नहीं भूल सकता। ये दुनिया बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। ह्यूमन नेचर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। अंडरग्राउंड हज़ारों गलत चीज़ें होती आ रही हैं। ये एक बीमारी जैसा है जो अपने आप हील नहीं हो सकता। जिया है, तुम्हें होशियो याद है? वो मेरा दोस्त हुआ करता था। आज कोई भी उसका नाम नहीं लेता। ये सब एक ना एक दिन बाहर आ जाएगा, पर अगर तब तक मैं ना हूँ तो ये सब ऐसे किसी को देना जो ये इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू कर सके, नहीं तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ये लेटर पढ़ के वेंजो की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रूट 327 और हुए शिव को इन्वेस्टिगेट करने लगता है। वो देखता है कि रूट 327 पे काफ़ी सारे रॉबरी और मर्डर के केसेस हुए हैं, और जब वो हो शियाओ को डेटाबेस में सर्च करता है तब उसे कुछ भी नहीं मिलता, जैसे कि किसी ने उसका सारा डेटा डिलीट कर दिया हो। और यहाँ पे जस्टिस इन द डार्क के 17th एपिसोड का फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है। जिनको नहीं पता था उनके लिए, स्कूल ग्रास वो ऐसा लड़का होता है जो पूरी स्कूल में सबसे हैंडसम हो, और स्कूल फ्लावर वो ऐसी लड़की होती है जो पूरी स्कूल में सबसे ब्यूटीफुल हो। शो के अंदर जो ये केस है उसमें सबको यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स बताया गया है। जैसे वो सुलियोजान के केस में उसे काफ़ी ओल्डर बताया गया था, वैसे ही इसमें भी ये कैरेक्टर्स जो भाग गए हैं, जो स्टूडेंट्स भाग गए हैं, उन्हें ओल्डर बताया गया है, पर बुक में एक्चुअली वो हाई स्कूल स्टूडेंट्स होते हैं। एंड द गेम्स दे प्ले, एक्चुअली ये जो फिक्शनल केस है वो मुझे एक रियल लाइफ केस के बारे में याद दिलाता है, और वो केस भी चाइना में ही हुआ था। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर राइट नाउ कि वो कहाँ पे हुआ था, पर वो रियल लाइफ इवेंट्स जो थी वो काफ़ी सिमिलर है ये फिक्शनल इवेंट्स से। सो आई हैव ऑलवेज वंडर्ड कि क्या ये जो स्टोरी है, ये केस जो है, वो उस रियल लाइफ इवेंट से इंस्पायर्ड है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।